नमस्ते एवरीवन, मैं हूं अंशुमन यादव, आपका एजुकेटर। आज के लेक्चर में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के कोर एलिमेंट्स को समझने वाले हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, टेलीकॉम और पीपल, और देखेंगे कि कैसे ये मिलके एक पावरफुल डिजिटल इकोसिस्टम बनाते हैं। हमारा आज का फोकस इस लेक्चर का यही है। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। आप सोचिए, आप एक दिन ऐसे सोचिए कि आप बिना मोबाइल के, लैपटॉप या इंटरनेट के, थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? That's how deeply IT is the part of our life. Let's understand. Uh, Information technology. सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर जनरेशन एंड लैंग्वेज, एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स, और आईटी और कंप्यूटर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या मीन है वो, और to analyze emerging trends and information technology in computers। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स का यूज करके इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और नेटवर्क शामिल होते हैं और इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रोसेस और कम्युनिकेट करते हैं। आप ऐसे समझिए आईटी को कि एक ऑर्गेनाइजेशन का नर्वस सिस्टम सब पार्ट्स को कनेक्ट करता है और स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर करता है। अगर बात करें कि मैनेजर्स के लिए इसकी रिलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो आईटी से डिसीजंस फास्ट होते हैं, डाटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज बनती हैं और कॉम्पिटिटिव एज मिलता है। फॉर एग्जांपल, एक्सेल में रिपोर्ट बनाना हो या इंस्टाग्राम पे कस्टमर फीडबैक एनालाइज करना हो, सब जगह आईटी काम आता है। ठीक है। आईटी टर्मिनोलॉजी को समझने की बात है, तो हम एंड होते होते आईटी की टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, डाटा क्या है, नेटवर्क क्या है, ये सारी चीजें हम समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, रैम क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, रोम क्या है, परमानेंट मेमोरी है, कंप्यूटर की जनरेशंस क्या है, वैक्यूम ट्यूब से लेके एआई तक का सफर कंप्यूटर्स ने कैसे किया है। इस चैप्टर में हम ये सब देखने वाले हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, बल्कि टाइपराइटर्स थे, और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स आप आज देखते हैं सीरी, एलेक्सा जैसे स्मार्ट असिस्टेंट्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, टेलीकम्युनिकेशन और पीपल, ये आपके 5 सम्मिलित होंगे और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम चैप्टर में करने वाले क्या हैं। उसके बाद आएगा आपका आईटी इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, डिसीजन मेकिंग में आपके आईटी का यूज होता है। अगर कंप्यूटर्स नहीं होंगे तो ये फिर हम वही करेंगे जो हम 1900 में कर रहे थे। अब बात आती है इमर्जिंग टूल्स की। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, रोबोटिक्स, सोशल मीडिया, ये तमाम तरह के इमर्जिंग ट्रेंड्स और इमर्जिंग टूल्स स्टैंड हुए हैं। स्मार्ट होम्स में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लाइट और एप्लीकेशंस मोबाइल ऐप से कंट्रोल होते हैं, है ना? चलिए अब एक बार ये समझ लेते हैं कि इससे होने वाला क्या है। तो जो हमारा आईटी है उसका जो फंडामेंटल आइडिया है वो इस लेक्चर से कवर हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। ठीक है। तो आईटी इज अ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी रिलेटेड टू ऑल इंफॉर्मेशन। आईटी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर का यूज। आईटी हर फील्ड में काम करता है। कंप्यूटर्स एंड आईटी आर इंटीग्रल टू the lives of every human being। कहाँ कहाँ? गवर्नमेंट, कॉमर्शियल एक्टिविटीज में, घर पे, सब जगह यूज। कंप्यूटर्स हैव extensive uses in business organizations।
कंप्यूटर्स को ऐसे समझ लीजिए कि उनका आज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल है और बहुत इम्पोर्टेंट इस्तेमाल। उसके आगे बढ़ते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन है कि आईटी से बिजनेस ऑटोमेट करने में, कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने में और ग्लोबल रीच अचीव करने में मदद मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन की। तो कंप्यूटर हिस्ट्री डिस्क्राइब्स 5 जनरेशन ऑफ डेवलपमेंट। वैक्यूम ट्यूब से लेकर के एआई तक का जो इवोल्यूशन है कंप्यूटर का, उसे हम जनरेशन में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो बहुत बल्कि मशीन्स है, भारी मशीन्स है, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स पे आते हैं तो आज हम देखते हैं कि कितने स्लीक डिजाइन और कितने छोटे डिवाइसेस आ रहे हैं। जैसे एक स्मार्ट असिस्टेंट है आपका अलेक्सा, एक छोटा सा डब्बा है लेकिन इतना बड़ा बॉक्स है, वो पूरे घर को मैनेज करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं उसको, उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तौर पे डिस्क्राइब करते हैं। अब बात आती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। तो हार्डवेयर क्या है? फिजिकल पार्ट्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, सीधी बात, दोनों मिलके ही कंप्यूटर काम करता है। अब बात है कंप्यूटर लैंग्वेज की। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। अब आगे आता है आपका, हम लैंग्वेज हार्डवेयर की बात कर ली, लैंग्वेज की बात कर ली। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर सीइंग ग्रोथ एडेड बाय आईटी एंड कंप्यूटर यूज। तो आईटी का जो इस्तेमाल है वो, उससे बिजनेस फास्टर हो रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं और स्केलेबल बन रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इमर्जिंग ट्रेंड्स की। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है? न्यू ट्रेंड्स इन्वॉल्व planning information technology as a part of organizational strategy। और उसमें क्या क्या आते हैं? रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाउड कंप्यूटिंग है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, रोबोटिक्स है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? डाटा को इंटरनेट पे स्टोर करना। सोशल मीडिया क्या है? ब्रांड बिल्डिंग और कस्टमर एंगेजमेंट के लिए उसका इस्तेमाल होता है बिजनेस में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? स्मार्ट डिवाइसेज जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। रोबोटिक्स क्या है? ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ठीक है। आईटी और कंप्यूटर्स ने दुनिया को फास्ट, कनेक्टेड और इंटेलिजेंट बना दिया, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। आप समझ लीजिए ऐसे कि हर बार जब आप एक असाइनमेंट टाइप करते हैं या डाटा एनालाइज करते हैं तो आप एक सोफिस्टिकेटेड मशीन के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A computer is electronic device that performs in essential operations। कौन से operations? A computer is an electronic device that accepts data and instructions, process them, and delivers meaningful output. That's a computer. It is often referred as data processing machine or the problem solving tool, ठीक है। एक एनालॉजी का यूज कर दो, मतलब एक एग्जांपल देख समझाता हूँ। एक शेफ जैसे इंग्रेडिएंट्स लेता है और उन्हें कुक करता है और डिश सर्व करता है, वैसे ही कंप्यूटर डाटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट सर्व कर देता है। कंप्यूटर भी सिमिलर स्टेप्स फॉलो करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कोर स्ट्रेंथ क्या है कंप्यूटर की? स्पीड, रैपिड एग्जीक्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क, पहली चीज। एक्यूरेसी, minimizes human error। memory, store vast amount of data। और diligence, performs repetitive task without fatigue। तो ये उसके रहे बेनिफिट्स, ठीक है। उसके एडवांटेजेस यही है कि स्पीड है उसमें, एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता है, मेमोरी बहुत ज्यादा है और डिलीजेंस है
जिसका मतलब है आगे फटीग महसूस नहीं करता है, एक ही टास्क को कंटिन्यू कर सकता है बहुत टाइम तक। अब बात आती है पर क्या नहीं कर सकता है, तो क्रूशियली कंप्यूटर्स कैन नॉट बीट ह्यूमन ब्रेन्स, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दो मॉडर्न सिस्टम्स यूज एआई। लेट मी टेल यू बाय एन एग्जांपल। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, पर मैं एक ऐसी ई कॉमर्स कंपनी को जानता हूँ, या अब ज्यादातर ई कॉमर्स कंपनी ऐसे ही वर्क करती हो मुझे नहीं पता है, पर मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है पर्सनल कि मुझे किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी को लेकर के कुछ शिकायत करनी थी। मैं फोन करता रह गया, पर मुझे वो नंबर नहीं मिला जहां से मैं किसी ह्यूमन असिस्टेंट से बात कर पाता। ये कंडीशन। तो लिमिटेशन क्या है? लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी एंड कैन नॉट मैच ह्यूमन रीजनिंग, दो एआई इज bridging some gaps. I'm not denying that. Now we are coming to the functions. What are the functions of computer? So, processing capabilities are built around two operations: arithmetic operations and logical operations. Software instruction written by the humans directs the processing sequence. So the sequence is first, second, third, fourth, and fifth. So very first we talk about the input function. Input function accepts data via devices like keyboard, mouse. इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जाने वाला जो डेटा है उसे हम इनपुट फंक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है स्टोरेज फंक्शन, सेव डाटा टेम्परेली in RAM or permanently at hard disk. Now we comes to the processing function. Executes instruction using CPU. I said a rename, then it starts renaming. I selects play, then it start play. When I start edit, this starts doing edit. That is the processing function. What I input, it is stored in RAM or ROM, then it processes the function, then output function displays the result through monitor, printer, or the output devices. Now comes the controlling function, manages the sequence of operation via control unit. I hope you understood it. जब आप गूगल सर्च करते हैं तो कीबोर्ड इनपुट होता है, सीपीयू प्रोसेस करता है, स्क्रीन उसे दिखाती है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए। कंप्यूटर्स are powerful tools that support learning, business, innovation, but their true potential is unlocked only when users understand how they work. You got it? Let's go forward. Now we are coming to the point 4. आज के बिजनेस वर्ल्ड में सर्वाइवल सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी से नहीं होता है, टेक अडॉप्शन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज नाउ अ कोर पिलर ऑफ बिजनेस ग्रोथ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हर ऑर्गेनाइजेशन को टेक से भी बनना पड़ता है तो वो कॉम्पिटिटिव और रिलीवेंट रह सकती हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। जैसे एक मॉडर्न कार बिना जीपीएस के इनकम्प्लीट लगती है, वैसे ही बिजनेस बिना आईटी टूल्स के स्लो और डिस्कनेक्टेड फील करता है या डिस्कनेक्टेड हो जाता है। दैट इज द ट्रूथ। नाउ वी कम्स टू द इम्पोर्टेंस एंड रिलेटेड। ओके, so for managers IT enables the faster decision and we have talked about that कि मैनेजर्स के लिए IT बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल आप पैसा समझ लीजिए कि एक रिटेल मैनेजर है। मैंने अभी ईआरपी वाला एग्जांपल दिया था। ईआरपी पे वो क्या कर रहा है? इन्वेंट्री ट्रैक कर रहा है, सेल्स ट्रैक कर रहा है, कस्टमर्स फीडबैक देख रहा है। ये सब वो एक डैशबोर्ड पे बैठा हुआ कर रहा है। किसकी वजह से? आईटी की वजह से। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। अब आते हैं हम स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पर। तो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या है? हाँ, IT systems help anticipate, program and take
प्रोएक्टिव एक्शंस किसमें हेल्प करते हैं? आईटी प्रोग्राम हेल्प करते हैं प्रॉब्लम्स के को फोरकास्ट करने में, उनके लिए प्रोएक्टिव मेजर्स लेने, predictive analytics of customer churn. That is nice. That is the strategic advantage कि हम forecasting बेहतर कर पा रहे हैं. Now we come to the market value. A strategic system based on IT increases organization's market value or sale. Strategic IT tools enhance brand visibility and market share. For example, customer relationship management systems improve customer retention. CRM जितना बेहतर होगा, कस्टमर रिटेंशन की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा बेहतर होगी. Now we come to the process improvement पर. तो IT plays a major role in business process re-engineering, which is known as BPR, business program re-engineering, making workflow leaner and smarter. For example, automating invoice generation, reduce manual errors. ठीक है, अगर जो इनवॉइस बनता है वो ऑटोमेशन के थ्रू बन रहा है, आपने कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, कितनी क्वांटिटी में सेलेक्ट किया, उसने अपने आप उसे देख के इनवॉइस बना दिया. तो इसमें ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाएगी. नाउ वी कम टू द नेटवर्किंग. नेटवर्किंग में क्या है? इंटरनेट एंड इंटरनेट नेटवर्किंग टेक्निक हेल्प टू रिड्यूस साइकिल टाइम एंड टाइम टू मार्केट अ प्रोडक्ट. इंटरनेट और इंटरनेट क्या करता है? जो इंटरनेट टाइम साइकिल वो कम कर देता है और जो प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं उनको स्पीड अप कर देता है. एक कंपनी है जिसके पेज पर 500 के फॉलोअर्स हैं, तो उसको अपने किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए पहले ही 500,000 पर्सन्स मिले हुए हैं. ठीक है, पहले मिले हुए उसको इतने. तो you got it or not? So teams across geographies collaborate via cloud profile, and they can make their. अब दूसरा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ नेटवर्किंग का ही. एक कंपनी है ABC, इसकी एक ब्रांच है यूनाइटेड किंगडम में, एक ब्रांच है इंडिया में, और इसकी दो टीम्स को मिलके एक जगह काम करना है. तो वो किसके थ्रू पॉसिबल होगा? नेटवर्किंग के थ्रू पॉसिबल होगा. ठीक है, नाउ वी कम टू द इंटीग्रेशन. Enterprise resourcing planning is the major IT tool that simplifies an organization's integration process. How? तो ERP क्या करता है? ये ERP सिस्टम जो डिपार्टमेंट से उनको यूनिफाई कर देता है, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस, कहाँ पे बस एक यूनिट बनाता है उनको, जिसे हम एक कोहेसिव यूनिट कह सकते हैं. तो SAP, Oracle ERP ये क्या करते हैं? लार्ज इंटरप्राइजेस में यूज किए जाते हैं और ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक जगह लाकर मैनेज करते हैं, एक यूनिट बनाते हैं. नाउ वी कम टू डाटा मैनेजमेंट. IT enables structured data storage and retrieval via databases. और उसके लिए क्या यूज होता है? IT involves gathering, storing, organizing, and displaying process data. The database collection is referred to files, tables, data. Is an important tool that facilitates access to further processing of information. SQL database used for customer record and analytics. इसका एक एग्जांपल है बहुत अच्छा. SQL का यूज करते हैं ना. Now we come to the employee empowerment. Employees use IT tools to access information
at different levels, making them more independent in making business decisions. Okay, तो आईटी की वजह से क्या है, जो इंफॉर्मेशन है उस पर रियल टाइम एक्सेस मिल जाता है, जो एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म्ड रहने में और इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने में मदद करता है. सेल्स टीम यूजिंग डैशबोर्ड्स टू ट्रैक टारगेट्स एंड परफॉर्मेंसेस. एक सेल्स टीम है जिसका एक डैशबोर्ड बना हुआ है, वो वहां देखते हैं कि उनके टारगेट्स कितने अचीव कर पाए हैं, वो अभी उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, अभी उन्हें और कितना आगे जाना है, ये सब चीज. ठीक है, नाउ वी कम फॉरवर्ड और फिनिश करते हैं अभी से. ठीक है, तो आईटी इज नॉट जस्ट अ सपोर्ट फंक्शन, इट इज स्ट्रेटेजिक enabler that transform how business operates and grow. You got it? Let's go forward. Now we are here on generations of computers. कंप्यूटर्स का इवोल्यूशन समझना जरूरी है क्योंकि हर जनरेशन ने टेक्नोलॉजी को एक नया शेप दिया. फ्रॉम मैकेनिकल डिवाइसेस टू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, दिस जर्नी डिफाइंस द मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब बात करते हैं सबसे पहले जो जनरेशन है हमारी, जो 1946 से पहले की जनरेशन, जो 1642 से शुरू होती है, इन्हें हम क्या कहते थे? इन्हें हम मैकेनिकल डिवाइसेस कहते हैं. इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम मैकेनिकल डिवाइसेस कहते हैं. ठीक है, बिगिन विद कहां से शुरू हुआ? तो ब्लेज पास्कल की पास्कलाइन से 1642 में शुरू हुआ. उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंट इंजन्स डेवलप किए और उसके बाद एनालिटिकल इंजन्स 1834 में डेवलप हुए, जिसे एनालिटिकल इंजन जो 1834 में डेवलप हुआ उसे फर्स्ट कंप्यूटर कहा गया. और बेबेज को क्या कहा गया? फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा गया. इनके फीचर्स क्या थे? तो की फीचर्स थे, मैनुअल ऑपरेशन था, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता था. ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर यहीं से आता है. जो कंप्यूटर बनाने की जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से खड़ा होता है. और चार्ल्स बेबेज अंकल कहलाते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर्स. तो जैसे एबेकस एक बेसिक कैलकुलेटर था, वैसे ही पास्कलाइन और बेबेज के इंजन्स कंप्यूटिंग के अर्ली मॉडल्स थे. नाउ वी कम टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, जो 1946 से लेकर 1959 के बीच में. ये कैसे रन करते थे? तो वैक्यूम ट्यूब्स पे को यूज किया जाता था सर्किट्स के लिए. मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया जाता था मेमोरी के लिए. किसका? वैक्यूम ट्यूब्स का सर्किट्स के लिए, मैग्नेटिक ड्रम्स का मेमोरी के लिए. अब बात समझते हैं कि फीचर्स क्या थे इनके. साइज बहुत बड़ा था, पावर कंजम्पशन एकदम बहुत हाई था. ठीक है, वेरी लार्ज एंड कंज्यूम्ड टू मच पावर, जनरेटेड एक्सेसिव हीट, स्लो स्पीड, पुअर रिलायबिलिटी एंड एक्सपेंसिव. लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज. एग्जांपल्स यूनिवैक, एनियाक और एडसेक और एडवैक, ये सब इसके एग्जांपल्स. तो साइज बहुत बड़ा है, पुअर कंजम्पशन है एनर्जी का, और उसके बाद आता है आपका हीट ज्यादा जनरेट होती थी और रिलायबिलिटी बहुत लो थी, स्पीड स्लो थी और कॉस्ट एक्सपेंसिव थी. प्रोग्रामिंग मशीन, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ था, बाइनरी कोड का. ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एक जाइंट रूम ऑक्यूपाई करते थे और एक सिंगल कैलकुलेशन के लिए ह्यूज रिसोर्स कंज्यूम करते थे. जैसे एक पुराना जनरेटर हो जो सिर्फ एक बल्ब जलाने के लिए पूरे घर का स्पेस ले लेगा. गॉट इट? तो ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में. ओके, हीट क्या जनरेट करता था? हीट जनरेट करता था. क्या था? एक्सपेंसिव था. क्या था? एक्सपेंसिव था. फिर क्या था? एक्यूरेसी लो थी.
और फिर क्या था, तो ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था, और क्या था, तो स्लो चलता था। तो अगर आप इसे हीट्स को याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि एच से हीट है, ई से एक्सपेंसिव है, ए से एक्यूरेसी है, टी से ट्यूब्स है, एस से स्लो है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के। तो जीरो जनरेशन कंप्यूटिंग का आइडिया और फर्स्ट जनरेशन ने उसको क्या दी, रियलिटी दी। ये दोनों स्टेजेस जो हैं ये मॉडर्न आईटी फाउंडेशन, आईटी के फाउंडेशन है, ये याद रखिए। आई होप यू गॉट इट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो नाउ वी कम टू द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। अब हम कहाँ आ गए हैं, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स पे। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स कब से कब तक है, 1954 से 1964 तक, 64 तक, लगभग 10 साल। किस पे ऑपरेट करते थे, ट्रांजिस्टर पे ऑपरेट करते थे। ट्रांजिस्टर्स ने किसको हटाया था, तो याद रहेगा कि इसने वैक्यूम ट्यूब्स को हटाया है। वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स ने उसकी जगह ले ली। अब समझने की बात क्या है, दूसरी बात यह है कि इनका जो साइज था वो छोटा हो गया था। क्या हो गया, smaller, more powerful, less expensive and more reliable than the first generation computer, used less electricity and generated less heat, had limited storage capacity। ठीक है, क्या था, इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंजम्पशन कम हुआ था, स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड थी, ये क्लियर, ये तो है। प्रोग्रामिंग मूव फ्रॉम मशीन लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज। दूसरा क्या हुआ, जो लैंग्वेज थी वो कहां से, जो मशीन लैंग्वेज थी वहां से असेंबली लैंग्वेज पे चली गई थी। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो यूनिवैक थर्ड, आईबीएम सीरीज, हनीवेल सीरीज, ये सब इसके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे लीड बल्ब ने पुराने फिलामेंट बल्ब को, अभी पहले फिलामेंट बल्ब आता था जो पीली रोशनी देता था, लीड बल्ब है, उन्होंने उन्हें रिप्लेस कर दिया। ठीक वैसे ही ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके कंप्यूटर को एफिशिएंट बनाया। अब बात आती है आपकी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की। तो 1965 से लेके 1980 तक, अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट ने ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, आईसी आईसी आ चुकी थी, कॉम्पैक्ट साइज था, बेटर रिलायबिलिटी थी और पावर कंजम्पशन था वो कम हो गया था। यहाँ आते आते पावर कंजम्पशन क्या था, लो हो गया था, लो पावर कंजम्पशन था। ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ। यही कंप्यूटर्स हैं, फर्स्ट कंप्यूटर्स हैं जहां आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट और कंप्यूटर फैमिलीज को इंट्रोड्यूस, जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर फैमिलीज है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसे, कंप्यूटर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस होता है। इनेबलिंग मल्टी प्रोग्रामिंग, किसे, मल्टी प्रोग्रामिंग को, यही जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है यहीं पे आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग इनेबल हो जाती है। एग्जाम्पल्स कौन कौन है, प्रोग्रामिंग का क्या है, तो प्रोग्रामिंग यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होना शुरू हो जाता है। लो लेवल लैंग्वेज क्या है, वो हार्डवेयर के साथ डील करती है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, वो इंस्ट्रक्शन की तरह प्रोग्राम के साथ डील करती है। ठीक है, तो यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज यूज होना शुरू हुई। फोर्ट्रान और कोबॉल यूज हुआ। कौन कौन सी लैंग्वेज यूज हुई, फोर्ट्रान और कोबॉल यूज हुई। लेट्स अंडरस्टैंड, एक बार मैं से नोट कर देता हूँ। कोबॉल का इस्तेमाल, एग्जाम्पल क्या है, तो IBM 360 है, क्रे 1 है और PDP 8 सीरीज। ठीक है, जैसे एक जॉइंट फैमिली में सब मेंबर्स अलग अलग रोल प्ले करते हैं बट सिस्टम एक ही होता है, तो कंप्यूटर फैमिलीज भी ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड।
सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे, उन्होंने कंप्यूटर्स को क्या बना दिया, यहाँ आके कंप्यूटर प्रैक्टिकल हो गए। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स ने इंटेलिजेंट सिस्टम की तरफ लेके गए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स इंटेलिजेंस की ओर जाना शुरू हो गए। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कब से कब तक चलता है आपका? तो फोर्थ जनरेशन आपका चलता है 1981 से 1995 तक। 1981 से 1995 तक। यहाँ पे की टेक्नोलॉजी है LSI और VLSI चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर्स यहाँ पे इंटेल ने इंट्रोड्यूस कर दिए थे। फीचर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो लीड टू डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, हाई स्पीड एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, इंट्रोड्यूस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड माउस। माउस कहां पे आता है आपको याद रहेगा, माउस आता है आपका फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में आपका माउस आ गया, क्योंकि यहां पर GUI इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, इससे पहले कमांड बेस्ड थे कंप्यूटर। कमांड बेस्ड इंटरफेस कहते हैं यार, जो आप कभी कमांड प्रॉम्प्ट खोलते होंगे तो उसमें जिस तरह से हम काम करते हैं। नाउ अब यूजेस क्या थे? यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड ग्राफिक्स इन होम एंड बिजनेसेस। यहां से आपका जो यूज है वो मॉडर्न यूज में आना शुरू होता है। एग्जांपल्स कौन है? तो क्रे 2, IBM PC 8 और इंटेल का 386 सीरीज। अब आता है आपका फिफ्थ, जो 1995 से लेकर अब तक चल रहा है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हुआ और ULSI, जिसे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं, नॉलेज प्रोसेसर्स कहा जाता है। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? enabled with intelligence and intelligent softwares, work on knowledge based problem solving techniques and parallel processing। गोल क्या था? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड डिवाइस बनाने का, जो अपने आप को मैनेज कर सकें, इस तरह के डिवाइस बनाने का। की डेवलपमेंट्स क्या है? इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटिंग इन्हें लेके आने का। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर और स्मार्ट सिस्टम का यूज आया फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। नॉलेज बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग और पैरेलल प्रोसेसिंग आ गई। गोल क्या था इनका? तो गोल था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP और सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड डिवाइसेस को बनाना या डेवलप करना। इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटिंग का एक्सप्लोजन हुआ इसकी वजह से, बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल क्या है? AI बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, रोबोट्स हैं, स्मार्ट असिस्टेंट है, आपका गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा है, ये सब। एनालॉजी समझ लीजिए, एक बार एक एनालॉजिकल एग्जांपल यूज कर लेता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट अपने डाउट्स गूगल असिस्टेंट से पूछता है, वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, जवाब देने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या आया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, नॉलेज आया, प्रोसेसिंग आई, NLP आया, पैरेलल प्रोसेसिंग भी डेवलप हुई। ठीक है, तो अगर आपको फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में देखना है तो एक नेमोनिक याद रखिए, AIANP। ठीक है, ए क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, के क्या है? के आपका नॉलेज प्रोसेसिंग है। एन क्या है? NLP है। और पी क्या है? पैरेलल प्रोसेसिंग। इनको आप याद रख सकते हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। अब बात आती है कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन कौन से थे? तो पहले तो हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो प्रोग्रामिंग आता है, एक टर्म आता है प्रोग्रामिंग।
टू राइट द इंस्ट्रक्शन, प्रोग्रामिंग का मतलब है इंस्ट्रक्शन लिखना जो कंप्यूटर समझ सके और एग्जीक्यूट कर सके। क्या चीज है? प्रोग्रामिंग का मतलब है ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखना जिन्हें कंप्यूटर समझ सके और एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन अलग अलग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और जो दो मेन कैटेगरीज हैं, जो दो मेन डिवाइड कैटेगरीज हैं, वो आपके कौन कौन से हैं? वो आपका एक लो लेवल है, एक हाई लेवल है। क्लियर? अब लेट अस अंडरस्टैंड। ऐसे समझ लो जैसे मशीन को चलाने के लिए एक मैनुअल होता है, वैसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज का क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो मशीन मशीन के बिल्कुल करीब होता है ये, नियर टू द मशीन एंड बेस्ड ऑन 0 एंड 1, डायरेक्ट कनेक्शन बेस्ड हार्डवेयर, हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है इसका। यू गॉट इट? एडवांटेज क्या है? तो एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत फास्ट होती है। क्या होती है? एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत फास्ट होती है, मेमोरी का एफिशिएंट यूज होता है और एम्बेडेड सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और हार्डवेयर लेवल प्रोग्रामिंग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, किसका यूज किया जाता है? लो लेवल लैंग्वेज का। कहाँ पे? हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? तो आपकी जो मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, ये इसके लो लेवल लैंग्वेज के रियल लाइफ एग्जांपल। नाउ वी कम टू द अच्छा, एक बार इसमें कोई दिक्कत हो तो मशीन लेवल मशीन लैंग्वेज का एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। मशीन लैंग्वेज का एग्जांपल है बाइनरी कोड। असेंबली लैंग्वेज का एग्जांपल क्या है? एमओवी है, एडीडी है, एसयूवी है। ठीक है, अब चले हम आगे बढ़ते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ह्यूमन फ्रेंडली होती है, क्लोज टू ह्यूमन बीइंग एंड मैथमेटिकल नोटेशंस एंड यूज इंग्लिश लाइक वर्ड्स एज इंस्ट्रक्शन। ह्यूमन फ्रेंडली होती है, इंग्लिश जैसे वर्ड्स यूज करती है, मैथमेटिकल नोटेशन और लॉजिकल फ्लो इजीली लिखा जा सकता है। कहाँ पे? हाई लेवल लैंग्वेज। एडवांटेजेस क्या है? तो एडवांटेजेस समझ लीजिए। कोड लिखना इजी होता है। क्या होता है? कोड लिखना इजी होता है, रिक्वायर्स लेस टाइम एंड एफर्ट्स इन राइटिंग कोड, स्पेशलाइज्ड फॉर द सर्टेन पर्पस। स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डाटा एनालिसिस में, वेब डेवलपमेंट में, इन सब जगहों पर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होता है। एग्जाम्पल क्या है? तो बेसिक, फोर्ट्रॉन, एपीएल, एक कैलकुलेशन ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेजेस है। प्रोसेसिंग के लिए क्या आता है? कोबॉल आता है, एसक्यूएल आता है, ये सब एग्जाम्पल है आपके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है? सी प्लस प्लस है, जावा है, नेट है, ये सब आपके एग्जाम्पल। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज ऐसे समझो, हाई लेवल लैंग्वेज एक मैनेजर की तरह होती है, स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रक्शन देता है, डिटेल्स में नहीं जाता, डिटेल से उसको कोई मतलब नहीं है, जिसका एक्सपर्टीज है वो देखेगा। मैंने बोल दिया, अब आप संभालिए। लो का मतलब क्लोज टू मशीन, हाई का मतलब क्लोज टू ह्यूमन, ऐसे करके याद रखिए। लो का मतलब हार्डवेयर के पास, हाई का मतलब प्रोग्रामर के पास या प्रोग्राम के पास। ठीक है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना रोल होता है। लो लेवल से हार्डवेयर कंट्रोल मिलता है और हाई लेवल से लॉजिक मिलता है, लॉजिक इंप्लीमेंटेशन का एज मिलता है। ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड। नाउ वी आर स्टैंडिंग ऑन द एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ हम क्या समझेंगे? तो आईटी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं होता, ये एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स मिलकर काम करते हैं। कौन कौन से? IT is defined as a collection, storage, processing, uh, dissemination, and use of information. It is a collection of many elements of technology that must be organized to work efficiently.
लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. सो आईटी का काम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, शेयर करना और उसका यूज करना है. ये तभी पॉसिबल है जब आईटी के सब एलिमेंट्स प्रॉपर्ली इंटीग्रेटेड हो. आईटी सिस्टम को एक ऑर्केस्ट्रा समझो. हर इंस्ट्रूमेंट अपना रोल प्ले कर रहा है, तभी सही मेलोडी बनेगी. अगर एक भी इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ है तो गड़बड़ है, तो पूरा ऑर्केस्ट्रा आपका गया. अब इसके 5 कोर एलिमेंट्स को हम समझेंगे. 5 कोर एलिमेंट्स क्या है. तो सबसे पहले जहां से शुरू कर ले, वो है आपका हार्डवेयर. ठीक है. हार्डवेयर क्या है? फिजिकल डिवाइस है, जैसे सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया. ठीक है. जो डाटा को इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट करने में हेल्प करता है. ठीक है. जैसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ऐसे समझो. अब बात आती है सॉफ्टवेयर की. तो प्रोग्राम्स जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो दो टाइप के प्रोग्राम हो सकते हैं. सॉफ्टवेयर दो तरह के हो सकते हैं आपके. एक जिन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. दूसरे कौन से हैं आपके? दूसरों को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. ठीक है. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? एक एग्जांपल ले लेते हैं, विंडोज ले लेते हैं, मैक ले लेते हैं, चलो लाइनक्स ले लेते हैं. तीन ले लेते हैं. ठीक है. अब बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है आपके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपके एम एस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया. ये सब क्या है? एम एस वर्ड हो गया, एक्सेल, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये सब आपके एग्जांपल. नाउ वी कम टू डाटा. तो डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स जो प्रोसेस होने के बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन बनते हैं. रॉ फैक्ट्स. रॉ फैक्ट्स जिन्हें प्रोसेस किया जाता है और बाद में इन्हें यूजफुल फैक्ट की तरह यूज किया जाता है. क्या बनते हैं? यूजफुल इंफॉर्मेशन बनता है. लेट्स अंडरस्टैंड. एक एग्जांपल समझ लो. स्टूडेंट के मार्क्स क्या हैं? डाटा है. एवरेज स्कोर क्या है? इंफॉर्मेशन है. अब बात आती है टेलीकम्युनिकेशन. टेलीकम्युनिकेशन क्या है? नेटवर्क और कनेक्टिविटी टूल्स जो डाटा को शेयर करने में हेल्प करते हैं. इंटरनेट हो गया, इंट्रानेट हो गया, वाईफाई हो गया, और क्या मोबाइल हो गया आपका. मोबाइल नेटवर्क भी इसी का एग्जांपल है. ये सब क्या है? ठीक है. अब बात आती है पीपल की. तो एंड यूजर जो इसे उपयोग करते हैं. अभी डिटेल में भी करने वाले हैं. थोड़ा सा डिटेल फिर एक और बार देख लेंगे ताकि आईटी प्रोफेशनल्स हैं. ठीक है. अब इनको याद रखने के लिए मैं एक निमोनिक बताता हूँ आपको, बहुत मस्त. HSDPT. हंस दीप्ति. हंस दीप्ति याद रखना है. इसमें DPT HS मतलब बॉबल्स को हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे. बाकी सबको हम ध्यान में रखेंगे. H का मतलब हार्डवेयर, S का मतलब सॉफ्टवेयर, D का मतलब डाटा, P का मतलब क्या हो गया? पीपल, T का मतलब टेलीकम्युनिकेशन.
ठीक है, और पी और टी को बाद में आप ऑर्गेनाइज करके एक सही रूप में। आईटी की ये 5 एलिमेंट्स मिलके एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सपोर्ट करता है। जब तक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, टेलीकॉम और पीपल अलाइंड नहीं होते हैं, तब तक आईटी का पोटेंशियल फुली यूटिलाइज करना, तो मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा। आप उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकते। सबको इफिशिएंटली काम करना होगा। लेट्स गो फॉरवर्ड। अब बात है आपके एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्या है? कंप्यूटर्स का फिजिकल बॉडी जिसमें कुछ टच कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये आईटी सिस्टम का विजिबल पार्ट। ठीक है, अब हार्डवेयर के पार्ट्स क्या है? तो आपका सीपीयू है, मेमोरी यूनिट्स हैं, स्टोरेज यूनिट्स हैं, और आपके इनपुट आउटपुट्स हैं। तो चलिए एक बार समझते हैं। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ये वो पार्ट है जो डाटा को इनपुट, प्रोसेस, स्टोर और आउटपुट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्रोसेसिंग यूनिट की। इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सीपीयू का काम क्या है? डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शंस एक्ट एज, ये आपके यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन और फंक्शंस है, रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये कंपोनेंट की बात है। चलिए, एक्ट्स एज द ब्रेन, ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, comprises the control unit, arithmetic unit and logical unit। तो कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं इसको। डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाता है। इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है। तो कंट्रोल यूनिट, दूसरा आपका अरिथमेटिक यूनिट, और तीसरा आपका क्या है? लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अब एग्जांपल्स क्या हैं? तो उन्हें बनाने वाली अभी कई कंपनियां हैं, AMD, इंटेल, एप्पल, और भी कंपनियां हैं मार्केट में अब तो मौजूद, जिनमें से स्नैपड्रैगन है, एक्सिनॉस है, इस तरीके से बहुत सी कंपनियां हैं। अब बात आती है मेमोरी यूनिट्स की। तो मेमोरी यूनिट्स क्या है? एक बार मैं समझाता हूँ आपको। इंटरनल स्टोरेज, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस दैट होल्ड डाटा और प्रोग्राम्स टेम्परली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन और परमानेंटली फॉर बूटिंग। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन हाउ। तो इंटरनल स्टोरेज जहां डाटा टेम्परली या परमानेंटली स्टोर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी यूनिट कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तो ये 2 होते हैं, रैम होता है, दूसरा रोम होता है। इसका फंक्शन क्या है? ये टेम्परेरी है, ये क्या है? ये परमानेंट इंस्ट्रक्शन रीड ओनली और नॉन वॉलेटाइल तरीके का होता है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द मीन ऑफ वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। रैम क्या है? वॉलेटाइल होती है, रीड और राइट एक्सेस इज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ओनली। एक बार कंप्यूटर बंद तो बंद, मतलब उसी टाइम जब आपने कंप्यूटर ऑफ किया उसी वक्त ये मेमोरी इरेज होगी। अब बात आती है रोम की। तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ये बूटिंग के लिए परमानेंट इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी हम दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, लाइनक्स भी यूज कर रहे होते हैं और विंडोज भी यूज कर रहे होते हैं। तो पहले रोम हमको एक इंस्ट्रक्शन देता है कि आप कौन सा वाला यूज करना चाहते हैं, देता है ना। तब हम उसे बता देते हैं कि हमको लाइनक्स यूज करना है कि हमको क्या यूज करना है, विंडोज यूज करना है, या नेट हंटर यूज करना है, वो etc etc etc, देयर आर मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मार्केट। नाउ वी आर कमिंग टू द स्टोरेज यूनिट्स। ये प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी। ठीक है, इसे हम सेकेंडरी मेमोरी।
इसे स्टोरेज कहा जाता है। अब सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? ये नॉन वॉलेटाइल होता है। कैसा होता है? नॉन वॉलेटाइल होता है। रिटेन्स content without continuous power, used to store data permanently or semi-permanently, often for the backup and archival storage. एक बार डाटा यूज कर दिया, लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज के लिए यूज होता है। नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब पावर ऑफ होने के बाद भी डाटा सेफ रहता है। एग्जांपल क्या है? तो हार्ड डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गया आपका, और एसएसडी हो गया। हालांकि अब एमटीज यूज होते नहीं है, फ्लॉपीज यूज, एमटी वो सब धीमे धीमे खत्म हो चुका है कंप्लीटली। अब बात आती है इनपुट आउटपुट यूनिट्स की। तो ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन के लिए ये यूनिट्स होते हैं। इनपुट का मतलब है जो आप कंप्यूटर से कहना चाहते हैं, कंप्यूटर आउटपुट का मतलब है जो कंप्यूटर आपको दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, दैट इज। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस कौन से? डिवाइसेस designed for human being to interact with the system seamlessly. Now we are coming to the examples. What are the input devices? तो चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये पेन टैब है जिससे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये इनपुट है। ये कीबोर्ड जिससे मैं यहाँ टाइप करता हूँ, माउस जिससे मैं जिससे मैं नेविगेट करता हूँ डिस्प्ले पे, ये बैक कैम जिससे आप मुझे देख पा रहे हैं। ये सब क्या है? ये इनपुट डिवाइसेस है। और आउटपुट डिवाइस क्या है? मेरी डिस्प्ले पे मुझे दिख रहा है कि कौन सी स्लाइड चल रही है। मेरे डिस्प्ले पे मुझे दिख रहा है कि साइड में मुझे इंक मिल रहा है, कहां से मुझे इंक सेलेक्ट करना है, ये सब। तो सोचिए एक मॉडर्न फैक्ट्री का सेटअप है। सीपीयू क्या है? फैक्ट्री का मैनेजर है जो डिसीजन लेता है। मेमोरी क्या है? टेम्परेरी और परमानेंट स्टोरेज रूम्स है। और स्टोरेज यूनिट क्या है? ये वेयर हाउस है जहाँ फाइनल प्रोडक्ट स्टोर होते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या है? जहाँ रॉ मटेरियल लाने वाला टूल, इसे रॉ मटेरियल लाने वाला टूल समझ लीजिए इनपुट डिवाइस को। आउटपुट डिवाइस क्या है? यहाँ से फिनिश गुड भेजने वाला चैनल है। ये देखो बना दिया हमने एकदम क्लियर। दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो इन्हें आप ऐसे समझिए, पी एम एस आर। पी का मतलब प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट यूनिट्स। याद रहेगा? खत्म करें, आगे बढ़े भैया। तो हार्डवेयर बिना किसी सॉफ्टवेयर के काम नहीं करता, लेकिन सॉफ्टवेयर भी बिना किसी हार्डवेयर के एग्जिस्ट नहीं करता। दोनों मिलके ही एक फंक्शनल कंप्यूटर बनाते हैं जो आईटी सिस्टम का हिस्सा है। याद रहेगा? जो आईटी सिस्टम क्रिएट करता है। जो स्टूडेंट हार्डवेयर के कंपोनेंट को समझ लेते हैं, वो किसी भी सिस्टम का टेक्निकल फाउंडेशन कॉन्फिडेंटली ग्रैस्प कर लेते हैं, उनको बहुत दिक्कत नहीं आती। लेट्स गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। अब बात आती है आपकी सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर को आप ऐसे समझिए, सॉफ्टवेयर इज इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर्स। इट प्रोवाइड्स द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हार्डवेयर फॉलोज। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा इंटरफेस होता है जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है और यूजर के कमांड को एग्जीक्यूट करता है। ये दो टाइप के होते हैं, हमने पहले ही बात की। ये कितने टाइप के होते हैं? ये आपके दो टाइप के होते हैं। पहला आपका हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे हो गए आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट देम। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम को मैनेज करता है और एप्लीकेशन को रन करने में हेल्प करता है। समझ में आया? एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, जैसे विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कौन से? कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, ये सब, ये किसके एग्जाम्पल है? ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो स्पेसिफिक टास्क सॉल्व करता है। ठीक है, जैसे वर्ड का काम क्या है? वर्ड का काम है आपके रिटन कम्युनिकेशन को
प्रोसेस करना, अकाउंटिंग, आपके अकाउंटिंग करना। एक्सेल का काम क्या है? आपके डेटा, आपके मैट्रिकुलर डेटा को मैनेज करना और नॉमिनल डेटा को मैनेज करना, ठीक है, आपके ऑर्डिनल डेटा को मैनेज करना, ये काम है उसका। आप ऐसे समझिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आपके, वो आपको एक स्पेसिफिक टास्क करने की छूट देते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो MS वर्ड, एक्सेल, टैली, ईमेल क्लाइंट्स, VLC मीडिया प्लेयर, फिर से एक बार यूज कर लिया है ना, तो बढ़िया है। अब बात आती है डाटा की, ठीक है। तो डाटा is the stream of raw facts and collection of unprocessed items, text, pictures, audio, graphics. The modern business run on data. तो डाटा क्या है? डाटा का मतलब है रॉ फैक्ट्स, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गई, ऑडियो हो गई, वीडियो हो, जो प्रोसेस होने के बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ डाटा की। टाइप्स ऑफ डाटा कितने टाइप के हैं? ऑपरेशनल और ट्रांजेक्शनल डाटा है, नॉन ऑपरेशनल है, फिर आपका मेटा डाटा है, ठीक है। तो ऑपरेशनल डाटा कौन सा है? जो डेली बिजनेस डाटा है, सेल्स और इन्वेंट्री की जानकारी रखना। नॉन ऑपरेशनल डाटा कौन सा है? फोरकास्ट है, प्लानिंग डाटा है। ये कैसा डाटा है? ये आपका नॉन ऑपरेशनल डाटा है। मेटा डाटा क्या है? ये डाटा के बारे में डाटा है, जैसे फाइल साइज, फॉर्मेट, कहाँ फाइल बनी, किसने बनाई, कौन क्रिएटर था, कौन एडिटर था, कितने लोग इसमें शामिल थे, ये सब क्या है? मेटा डाटा। अब बात आती है बिग डाटा की। बिग डाटा क्या है? बिग डाटा इज अ टर्म the truly massive amount of data and that can be controlled and analyzed. तो मैसिव वॉल्यूम में डाटा जो एनालाइज किया जा सकता है और किया जा सकता है और उससे इंसाइट्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। बिजनेस डिसीजन और कस्टमर बिहेवियर समझने के लिए यूज होता है बिग डेटा का, कि कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, क्लाइंट्स अगर देख रहे थे तो उन्हें कौन सी चीजें अच्छी लगी, कौन सी नहीं लगी। नाउ वी कम टू डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग के स्टेप्स क्या हैं? तो उसे कलेक्ट करना, कन्वर्ट करना, कंप्यूट करना, स्टोर करना और कम्युनिकेट करना, ये सब उसके स्टेप्स, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है? मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, कलेक्शन, कन्वर्जन और कंप्यूटेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन टू इंक्रीज इट्स यूजफुलनेस एंड add value. I hope you got it. Now we are moving forward. आज का लेक्चर रहने वाला है आपका, ये मैराथन लेक्चर समझ लीजिए, पूरी एक यूनिट कवर कर रहा है, ठीक है। तो एकदम आपने घबराना नहीं है, बस समझ रहे हैं ना, ठीक है। आईटी सिस्टम सिर्फ मशीन और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, उसमें कनेक्टिविटी और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बात आती है अब टेली कम्युनिकेशन की। किसकी बात आती है? टेली कम्युनिकेशन की। तो टेली कम्युनिकेशन से ऐसे समझिए कि टेली कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज, शेयर, ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिट्राइव्ड. This is possible through networking, LAN, MAN, WAN, using physical और Wi-Fi connections. तो टेलीकम्युनिकेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, शेयरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन या रिट्रीवल। ये नेटवर्किंग के थ्रू पॉसिबल होता है, चाहे लोकल एरिया नेटवर्क हो या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो, वाइड एरिया नेटवर्क हो, ठीक है। फिजिकल केबल या वायरलेस कनेक्शंस के थ्रू भी हम टेलीकम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे ब्लड वेसल्स बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, वैसे ही टेलीकॉम नेटवर्क्स जो होते हैं वो कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है पीपल की। तो पीपल क्या है? आईटी सिस्टम को चलाने के लिए लोग सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। अगर लोग ही नहीं होंगे आईटी सिस्टम का यूज क्या है? तो people are the important element needed to run the systems and procedures. They run data, they turn data collected in database bases and into knowledge and information. People are involved in information system by imaging, developing, supporting, and using them. So now let's understand. लोग ही हैं
जो डाटा को नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं, वो सिस्टम को इमेजिन, डेवलप और सपोर्ट और उसे सपोर्ट और यूज करते हैं। उसका यूज कौन करे? तो हर स्टेज में कौन इन्वॉल्व रहता है? पीपल इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे एक सेफ इंग्रेडिएंट्स को रेसिपी में बदलता है, वैसे ही आईटी प्रोफेशनल्स डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, आप टेलीकम्युनिकेशन से सिस्टम कनेक्टेड होते हैं और लोग क्या करते हैं? सिस्टम को पर्पसफुल बनाते हैं। आईटी तभी सक्सेसफुल होता है जब टेक्नोलॉजी और टैलेंट दोनों मिलकर काम करें। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग, जो आपका है द पर्सनल कंप्यूटर्स इन बिजनेस। ठीक है, क्या है आपके पर्सनल कंप्यूटर्स इन बिजनेस? एक समय था जब कंप्यूटर सिर्फ रिसर्च लैब और गवर्नमेंट ऑफिस तक सीमित थे। फिर आई 1980 की फोर्थ जनरेशन। अब दुनिया ने देखा कि पहली बार पर्सनल कंप्यूटर्स घर और बिजनेस दोनों में इंटर कर गए थे। ठीक है, कब? फोर्थ जनरेशन। एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, जो पीसी रिवॉल्यूशन इन बिजनेस बताएगा। 1981 से लेके 1995 तक इसे फोर्थ जनरेशन कहा जाता है। ठीक है, इंटेल माइक्रो प्रोसेसर्स और VLSI जो चिप्स ने कंप्यूटिंग को कॉम्पैक्ट और अफोर्डेबल बनाया। IBM ने अपना पीसी लॉन्च किया और माइक्रोसॉफ्ट ने MS-DOS और जिसे MS-DOS कहा जाता था और विंडोज के थ्रू यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बनाया, GUI का यूज किया। पहले जो काम बड़े मेन फ्रेम्स करते थे, अब वो एक डेस्क पे रखे हुए पीसी से होने लगा। तो बिजनेसेस ने वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड शीट और ऑटोमेशन के लिए पीसीस को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। Why PCs became useful for business? और उसका कारण ये था कि उनकी जो डाटा प्रोसेसिंग स्पीड थी वो बहुत हाई थी। फास्ट कैलकुलेशन और क्विक रेस्पॉन्स जनरेशन पॉसिबल हुआ उनकी वजह से। वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा स्टोरेज, लार्ज कस्टमर रिकॉर्ड, फाइनेंशियल डाटा और इन्वेंट्री को स्टोर करना इजी हो गया इससे। अब बात आती थी कैपेसिटी की। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो पीसीज हैं, पीसीज ने सिमुलेशन, फोरकास्टिंग और एनालिटिक्स को सपोर्ट किया और इजी बनाया। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थी उन्हें इजी बना दी। अब बात आती थी हाई एक्यूरेसी एंड ऑटोमेशन ऑफ टास्क। तो मैनुअल एरर्स कम हुए, रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट होने लगे। अब बात आती है कॉस्ट इफिशिएंसी की। तो हर यूनिट ऑफ डाटा प्रोसेस करने का जो कॉस्ट था वो स्टेडली कम होता गया, धीमे धीमे कम हो गया। यहां से अब आप ऐसे समझिए कि पॉपुलर एप्लीकेशन इन बिजनेस, फाइनेंस, जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे डेवलप हुए, वो भी देख लेते हैं। फाइनेंस और अकाउंटिंग में टैली, एक्सेल, ERP सिस्टम्स आए, इंट्रोड्यूस हुए। सेल्स और मार्केटिंग में CRM टूल्स आए, प्रेजेंटेशन आया और ईमेल कैंपेन्स आए। मैन्युफैक्चरिंग में क्या था? इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग, वहां IT का यूज हुआ। फिर आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो वहां पे पेरोल और रिक्रूटमेंट डेटाबेस इस्तेमाल होना शुरू हुआ। अब आता है आपका हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर। तो हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम में कैसे? पेशेंट रिकॉर्ड, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप मुझे यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट के क्लासरूम का जो सिस्टम है उसके थ्रू पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे समझिए। तो पीसी बिजनेस के लिए वही करते हैं जो स्मार्टफोन्स आज पर्सनल लाइफ के लिए करते हैं, स्पीड, कन्वीनियंस और कनेक्टिविटी। ठीक है, एग्जाम टिप्स, एक एग्जाम टिप्स देता हूं मैं आपको। स्पीड, प्रॉब्लम सॉल्व या प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्यूरेसी और कॉस्ट डाउन और एक्सटेंसिव स्टोरेज, ये बेनिफिट्स थे किसके? कंप्यूटर्स के, पीसीज के। एस
is for speed, P for problem solved, तो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होने लगी. A for accuracy, तो एक्यूरेसी के साथ आपका डाटा. और फिर आता था आपका C, तो जो कॉस्ट थी वो डाउन हो गई. और फिर आता था आपका E, तो बहुत बड़ा डाटा, एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर किया जाने लगा. तो पर्सनल कंप्यूटर्स ने बिजनेस वर्ल्ड को डेमोक्रेटाइज किया. अब हर डेस्क पर एक डिजिटल असिस्टेंट था जो इंडस्ट्रीज को रिवॉल्यूशनाइज कर. अब कम लोग ज्यादा काम कर सकते थे. ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड. अब समझिए, यहाँ पे हम समझेंगे कि प्लानिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेटअप फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. तो एक सक्सेसफुल आईटी सिस्टम बिना प्लानिंग के पॉसिबल नहीं होता है. जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए पहले ब्लूप्रिंट बनता है, फिर वैसे ही समझिए कि आईटी सेटअप के लिए भी स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग जरूरी होती है. तो व्हाई प्लानिंग मैटर्स? तो ऑर्गेनाइजेशन आज के डायनामिक एनवायरनमेंट में रियल टाइम डिसीजन लेना चाहती है. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उनके एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और फास्ट रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ावा देता है, उन्हें फास्ट रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड करता है. आईटी सिस्टम एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की तरह होता है जो डाटा को सही जगह सही टाइम पर पहुंचाता है. ठीक है, इसके 8 स्टेप समझ लीजिए जो प्लानिंग फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. 8 स्टेप प्लानिंग प्रोसेस है. फर्स्ट है डिफाइन आउटकम्स. डिफाइन आउटकम्स. Create a project charter or terms of reference summarizing the project, objectives, targets and scope. तो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव, स्कोप और टारगेट क्लियर करो. प्रोजेक्ट चार्टर या टर्म और रेफरेंस बनाएं जो सब स्टेक होल्डर्स को डायरेक्शन दे. नेक्स्ट वी कम फॉर द टू फॉर्म योर टीम. Select personnel or organization with the required skills and complete roles and responsibility matrix. हाँ, तो राइट पीपल सेलेक्ट करो जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल हो. रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स तैयार करो ताकि अकाउंटेबिलिटी क्लियर. ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट. डिफाइन व्हाट what your system needs to do. You are to do the things which are demanded by your system. Define business process first, ensuring the system will adapt with people and their work objectives. पहले बिजनेस प्रोसेसेस को समझो, सिस्टम को लोगों के काम के अकॉर्डिंग डिजाइन करो, not the other way around. Now we are coming to find the solution. तो हमने थर्ड पॉइंट की बात कर ली. अब फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द राइट सॉल्यूशन. ऐसी सिस्टम आर्किटेक्चर चूज करो जो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट के साथ अलाइन करे. Select the appropriate system solution that aligns with the context and adopt the suitable system architecture. ठीक है, मतलब है कि स्केलेबिलिटी, कंपेटेबिलिटी और यूजेबिलिटी को ध्यान में रखो. एक एग्जांपल से समझो. जैसे एक वेडिंग प्लानर हर फंक्शन की डिटेल प्लान बनाता है, वेन्यू, टीम्स, टास्क, बजट, वैसे ही आईटी प्लानर हर टेक्निकल फंक्शन का रोड मैप तैयार करता है. ठीक है, तो प्लानिंग के बिना आईटी सेटअप अधूरा होता है. ये इनिशियल स्टेप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं जिसमें क्लैरिटी, कोलैबोरेशन और कस्टमाइजेशन. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो 8 स्टेप प्लानिंग की 5th स्टेप की बात करते हैं. Select right vendors. Choose carefully as vendors may have more experience selling than the organization has one. Vendor selection is strategic
होती है, क्योंकि सेलर का एक्सपीरियंस बायर से ज्यादा होता है। ठीक है, चूज द वेंडर जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी दे सके। ऐसा वेंडर चूज करो जो लंबे समय के लिए सपोर्ट भी दे। अब बात आती है आपके 6th पॉइंट की। आपका 6th पॉइंट कहता है एस्टिमेट इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। 5th हमने कर लिया है, 6th पे है हम। तो ensure the ongoing maintenance cost is outweighed by the system's continuous management। सिर्फ इनिशियल कॉस्ट नहीं, फ्यूचर मेंटेनेंस और अपग्रेड का भी एस्टिमेट लगा लो। इंश्योर करो कि सिस्टम का बेनिफिट उसके कॉस्ट से ज्यादा हो ओवर द टाइम। 7th है आपका create an implementation plan, define a work plan, track milestones and follow the project methodology to ensure success and avoid skipping necessary quality control। वर्क प्लान करो, डिफाइन करो, माइलस्टोन सेट करो और एक प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी को फॉलो करो। क्वालिटी कंट्रोल स्किप मत करो किसी भी हालत में, हर स्टेप ट्रैक होना चाहिए। नाउ वी आर कमिंग टू द 8th स्टेप, अंडरस्टैंड एंड मैनेज द रिस्क ऑफ सिस्टम। ठीक है, identify critical factors of failure and develop solution to remove or the lower the associated risk। फेलियर के क्रिटिकल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करो, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज रेडी रखो, बैकअप प्लान्स, कंटिजेंसी बजट, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, इन सब की भी तो जरूरत है, ये भी उसी का हिस्सा है भाई। जैसे एक एग्जांपल समझा, एक और एग्जांपल यूज करना एकदम स्टोरी टाइप। जैसे एक होटल लॉन्च करने से पहले सप्लायर, बजट, सेफ्टी प्रोटोकॉल सब प्लान किया जाता है, वैसे ही आईटी सेटअप के लिए वेंडर, कॉस्ट, एग्जीक्यूशन, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब पहले से तैयार होना चाहिए। यू गॉट इट? आई होप यू गॉट इट। लाओ आगे बढ़े भैया। याद रखने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि ये 8 स्टेप्स ही है जो आपके प्लानिंग की क्रूशियल स्टेज है, हर एक पहले से लेके आखिर तक, तो याद रखना है। लेट्स गो फॉरवर्ड। Now we are coming to the emerging technologies। तो emerging technologies क्या है? Emerging technologies refer to new technology or the continuing development of an existing one। They increase productivity and make service uh, more accessible। तो टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं है, हर नए इनोवेशन के साथ नए बिजनेस मॉडल, नए सॉल्यूशन और नई पॉसिबिलिटीज खुल जाती है। क्लाउड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आज के डिजिटल रिवॉल्यूशन के हीरो। ठीक है, व्हाट आर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज? तो नई या कंटिन्यू इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं और सर्विस को एक्सेसिबल बनाती है, ऐसा समझिए। ये टेक्नोलॉजीज आईटी का स्मार्टर, स्केलेबल और रियल, ये जो टेक्निक है आपकी, ये क्या बनाती है? आईटी को स्मार्टर बनाती हैं, स्केलेबल बनाती हैं और रियल टाइम बनाती हैं। अब बात आती है क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? A revolutionary computing technology providing internet-based interactive environment for using virtualized resources, storage, software, working platforms। तो इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग जिसमें वर्चुअल रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, प्लेटफॉर्म रिमोटली एक्सेस किए जाते हैं, इन्हें हम क्लाउड कंप्यूटिंग में दिखते हैं। अब बात है मेजर मॉडल्स की और रियल लाइफ एग्जांपल्स की भी बात करेंगे हम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसके 3 आप मेजर मॉडल्स समझ लीजिए। रियल टाइम एग्जांपल क्या है? तो AWS, माइक्रोसॉफ्ट का Azure, गूगल का जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ये सब क्या है? ये they do maintain the most they are the most demanded cloud platform। एक बार फिर से IaaS और इसके बारे में समझ।
तो ये आपके क्या है, ये सर्वर है, स्टोरेज है और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं। और प्लेटफॉर्म एज सर्विस क्या है, डेवलपमेंटल टूल्स है, रन टाइम एनवायरनमेंट है। और SaaS क्या है, ये सॉफ्टवेयर एज अ रेडी सर्विसेज। हम तो इनका एग्जांपल क्या है, जीमेल हो गया, ऑफिस 365 हो गया, गूगल का ऑफिस सूट हो गया पूरा का पूरा। ये सब आपके एग्जांपल्स हैं। अब बात आती है IoT की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, an interconnected network of smart devices using internet, sensors, RFID or data transfer without human intervention. इनको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्किंग involve device identification, sensing data or communication. And then we will come to the real life example. Let me explain it for you. स्मार्ट डिवाइसेस का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो सेंसर्स, RFID और इंटरनेट के थ्रू डाटा एक्सचेंज करता है बिना ह्यूमन इंटरवेंशन। IoT का काम होता है डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, डाटा सेंसिंग, कम्युनिकेशन। एग्जांपल, स्मार्ट कार्स, फार्मा में टेम्परेचर कंट्रोल, मेडिसिन ट्रैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग में मशीन मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर में सॉइल सेंसर और लाइव स्टॉक ट्रैकिंग, सप्लाई चेन, रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग है सप्लाई चेन में, ये सब चीजें। तो आप ऐसे समझिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक डिजिटल किराना स्टोर है जहां सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। स्टोरेज ले लो, सॉफ्टवेयर ले लो, टूल्स ले लो, सब मिलेगा आपको। और IoT एक ऐसी स्मार्ट कॉलोनी है जहां हर घर का डिवाइस अपने आप डाटा भेजता है और डिसीजन लेता है। ठीक है। क्लाउड और IoT ने IT को लोकेशन फ्री और लॉजिक ड्रिवन बना दिया है। जो स्टूडेंट टेक्नोलॉजीज को समझते हैं वो फ्यूचर रेडी सॉल्यूशंस डिजाइन करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर लेते हैं। ठीक है। तो आपको जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनके साथ आपको बहुत अच्छे से डील करना है, ये समझ लीजिए। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू रोबोटिक्स। So the advancement of robotics is driven by AI, machine learning and Internet of Things and big data. तो रोबोटिक्स का एडवांसमेंट AI, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डाटा के इंटरेक्शन से हो रहा है। मेन एम क्या है? तो मेन एम है ऐसे मशीन्स डिजाइन करना जो ह्यूमंस की हेल्प करें, असिस्ट करें, रिप्लेस ना कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं कि मदद करने आए थे हमको ही हटा दिया। हाँ, तो बेनिफिट्स क्या हैं? डेंजरस जॉब्स एलिमिनेट होते हैं, जैसे टॉक्सिक हैंडलिंग, हैजार्डस एनवायरनमेंट। वहां पे उन्हें कौन डील कर लेता है? उन्हें रोबोट डील कर लेते हैं। और रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट हो जाते हैं, जिससे टाइम और कॉस्ट दोनों सेव होती हैं। तो रोबोटिक्स एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है जहां मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन। रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो रोबोट्स के टाइप ऐसे समझिए कि इंडस्ट्रियल रोबोट्स इन मैन्युफैक्चरिंग हो गए, सर्जिकल रोबोट हो गए हेल्थ केयर में, डिलीवरी ड्रोन्स हो गए लॉजिस्टिक में। ठीक है। अब आते हैं सोशल मीडिया पर। चलिए ठीक है, सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया क्या है? एक वर्चुअल कम्युनिटी विद इन अ नेटवर्क, इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटिंग एंड द क्रिएशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इंटरेस्ट। एक वर्चुअल कम्युनिटी जहां लोग आइडियाज, इंफॉर्मेशन और इंटरेस्ट शेयर करते हैं। इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी जो कम्युनिकेशन को फास्ट और वाइड रीचिंग बनाती है। यूजेस की बात करें तो डेली सोशल इंटरेक्शन, न्यूज एक्सेस, डिसीजन मेकिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन टूल, इस तरीके से काम करता है। रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ग्लोबल लॉकडाउन के टाइम पर यूजर एंगेजमेंट स्पाइक हुआ जब कोविड-19 का टाइम था। वो इस बात का प्रूफ है कि सोशल मीडिया इज नाउ एसेंशियल फॉर कनेक्शंस एंड कंटिन्यूटी। आप ऐसे समझिए, अब रोबोटिक्स और सोशल मीडिया के लिए एक एक लाइन समझाता हूं मैं। रोबोटिक्स एक स्मार्ट असिस्टेंट है जो काम साइलेंटली और सेफली कंप्लीट करता है। वहीं सोशल मीडिया एक ऐसा डिजिटल टाउन है या टाउन स्क्वायर है जहां हर वॉइस सुनी जाती है और हर आइडिया सर्कुलेट होता है।
रोबोटिक्स ने काम को और सेफ और एफिशिएंट बनाया है और सोशल मीडिया ने दुनिया को डिजिटली कनेक्टेड बनाया है। आई होप यू गॉट इट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। एक बार समरी कंप्लीट करेंगे और आज का लेक्चर, ये लेक्चर अब तक का सबसे लंबा लेक्चर है चैनल का। तो कंप्यूटर एक टाइम पे सिर्फ कैलकुलेशन मशीन था। आज ये कंप्लीट डिजिटल इकोसिस्टम बन चुका है जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, टेलीकॉम और लोग मिलके बिजनेस को स्मार्ट बनाते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो डाटा को स्टोर और प्रोसेस करता है। क्या करता है? स्टोर और प्रोसेस करता है। तो आई होप अभी हमने कंप्यूटर को तो समझ लिया। अब पीसी पे आते हैं। तो पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर्स। तो 1980s में ये आए और साइज छोटा होता था बहुत, साथ साथ कॉस्ट भी कम हो गई थी। फिर भी फिर क्या था, तो जो इफिशियंसी थी वो धीमे धीमे बढ़ती चली गई और लोगों ने पर्सनल कंप्यूटर्स को अडेप्ट करना शुरू कर दिया। तो कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो एक कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू, इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स, स्टोरेज यूनिट्स और सॉफ्टवेयर मिलकर बनता है। आईटी सिस्टम के कोर एलिमेंट्स क्या हैं? तो आईटी सिस्टम के कोर एलिमेंट्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, टेलीकम्युनिकेशन और पीपल, ये आपके उसके क्या है? कंपोनेंट्स हैं। ये आपके कोर एलिमेंट्स हैं आईटी सिस्टम के, याद रहेगा। अब आईटी प्लानिंग की बात थी, ठीक है। तो आईटी प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन को आईटी सेटअप के लिए स्ट्रक्चर्ड पाथ फॉलो करना चाहिए प्लानिंग के एग्जीक्यूशन तक। उसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में मॉडर्न सिस्टम अब एआई, रोबोटिक्स और क्लाउड और सोशल मीडिया जैसे इनोवेशंस को इनेबल कर रहे हैं। ये बात हमने की, ठीक है। बाकी आपके ये एलिमेंट्स यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लिखे हुए हैं, आप इन्हें एक बार देख लें, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। हार्डवेयर एक बार फिर से समझाता हूँ। सोचिए एक स्मार्ट फैक्ट्री के बारे में कि एक स्मार्ट फैक्ट्री है। तो हार्डवेयर क्या है? मशीन और कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट जिसपे सामान अपने आप चल के आगे चला जाता है। सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो बताता है कि क्या करना है। डाटा क्या है? रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट स्पेक्स हैं। और टेलीकॉम क्या है? जीपीएस और रेडियो जो सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहे हैं। पीपल क्या है? फैक्ट्री के एक्सपर्ट जो सब कुछ प्लान और ऑपरेट करते हैं। तो कंप्यूटर और आईटी सिस्टम सिर्फ टूल्स नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक इनेबलर्स है, ठीक है। नाउ बस आज के चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू। और लाइक, शेयर एंड आगे का ये बता ही दिया है बच्चे ने, तो कर लीजिए। और अगले लेक्चर में मिलते हैं। सेकंड यूनिट आपकी परहैप्स कल तक अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।